नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को घेरा, अमित शाह का मांगा इस्तीफा। खबर में आगे जिक्र होगा कि अखिलेश यादव ने उठाया संभल का मुद्दा, कहा यूपी उपचुनाव की वजह से रची गई साजिश। आगे जिक्र होगा कि किसानों ने रोका दिल्ली मार्च, प्रशासन को दिया 7 दिन का अल्टीमेटम, दलित प्रेरणा स्थल को बनाया ठिकाना। आगे आपको बताएंगे कि वायनाड के लोगों को नहीं मिला केंद्र से वित्तीय सहयोग, सरकार बताए वायनाड के लिए क्या है कार्य योजना, प्रियंका गांधी का। और इसी के साथ आगे जिक्र होगा कि अर्थव्यवस्था का बुरा हाल, जनता बेहाल, देश को नई सोच और कारोबार के लिए न्यू डील की जरूरत, राहुल गांधी का बयान। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी खुलकर करते हैं राहुल गांधी का समर्थन तो वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को घेरा और अमित शाह का मांग लिया इस्तीफा। जी हां दोस्तों, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी पर जमकर हमला बोला और साथ ही उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह का भी इस्तीफा मांग लिया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि शालीमार बाग में कुछ दिन पहले दिल दहलाने वाली वारदात हुई। 2 लड़के हिमांशु और मनीष जागरण से रात में लौट रहे थे। उसी दौरान कुछ लड़कों ने हमला किया, चाकुओं से इतना मारा गया कि मनीष की मौत हो गई, लेकिन हिमांशु बच गया। मनीष की पुलिस समय पर अस्पताल लेकर नहीं गई। चश्मदीद गवाह हिमांशु का बयान अब तक नहीं लिया गया है। एफआईआर में बयान हिमांशु का नहीं है, क्या पुलिस को ऊपर से दबाव आ रहा है। उन्होंने आगे कहा कि अगर अमित शाह से दिल्ली की स्थिति नहीं संभल रही है, उन्हें घूम घूम कर राजनीति ही करनी है, तो दिल्ली की कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी छोड़ दें और इस्तीफा दे दें। पुलिस सुरक्षा देने की बजाय धमकी दे रही है कि शिकायत की तो छोड़ेंगे नहीं। अमित शाह ने पूरी दिल्ली को क्या बना रखा है, मैं लोगों के साथ खड़ा हूं। पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि मैं जब से लोगों के बीच इन वारदातों को लेकर जाने लगा हूं, लोगों के फोन आ रहे हैं कि हमारे यहाँ भी बुरे हालात हैं, मैं दिल्ली के कोने कोने में जाऊंगा, दिल्ली वालों के साथ केजरीवाल खड़ा मिलेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अखिलेश यादव ने उठाया संभल का मुद्दा, कहा यूपी उपचुनाव की वजह से रची गई थी साजिश। जी हां दोस्तों, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने लोकसभा में संभल हिंसा का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। उन्होंने इस घटना को जिले के सौहार्द को खत्म करने की सुनियोजित साजिश बताया। उन्होंने दावा किया कि संभल मस्जिद सर्वेक्षण और उसके बाद हुई हिंसा उत्तर प्रदेश उपचुनाव में विसंगतियों से जनता का ध्यान हटाने के लिए की गया था। और इसके अलावा अखिलेश यादव ने प्रशासन पर पक्षपाती रवैया अपनाने और कानून व्यवस्था बनाए रखने में असफल होने का आरोप लगाया। उन्होंने संभल घटना पर बोला कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के बाद इस तरह की बात उठाना सही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर इस तरह का माहौल बना रही है। इस देश में जब शांति होगी तभी विकास होगा, तभी खुशहाली आएगी, तभी लोगों का जीवन बदलेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी कभी शांति नहीं चाहती। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि समाजवादी पार्टी दंगा करना चाहती है और वो उपचुनाव में मिली हार को पचा नहीं रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। किसानों ने रोका दिल्ली मार्च, प्रशासन को दिया 7 दिन का अल्टीमेटम, दलित प्रेरणा स्थल को बनाया ठिकाना। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के नोएडा में सोमवार को संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले दिल्ली कूच कर रहे किसानों ने प्रशासन के साथ वार्ता के बाद फिलहाल अपना मार्च स्थगित कर दिया है। किसानों ने अपनी मांगों पर गौर करने के लिए प्रशासन को 1 हफ्ते को समय दिया है। इस दौरान किसान दलित प्रेरणा स्थल के अंदर ही रुकेंगे। अगर 1 हफ्ते के अंदर मांगे नहीं मानी गई तो दिल्ली कूच आंदोलन फिर से करेंगे। इससे पहले सुबह अपनी जमीनों के मुआवजे पर और अन्य मांगों को लेकर हजारों की संख्या में किसानों ने नोएडा से दिल्ली कूच शुरू किया। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए नोएडा पुलिस ने दलित प्रेरणा स्थल के गेट नंबर 3 के सामने बैरिकेड लगाकर यातायात रोक दिया, जिससे लंबा जाम लग गया। इस दौरान किसानों और पुलिस के बीच काफी नोकझोंक और जोर आजमाइश भी हुई। इसके बाद किसानों और प्राधिकरण के अधिकारियों के बीच काफी लंबी बातचीत हुई। इस बातचीत के दौरान ग्रेटर नोएडा यमुना प्राधिकरण ने 1 हफ्ते का समय मांगा। 1 हफ्ते के अंदर किसानों की समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया गया है। इस बातचीत में यमुना अथॉरिटी के ओएसडी शैलेंद्र सिंह, नोएडा अथॉरिटी के एसीओ महेंद्र प्रसाद और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ओएसडी मौजूद थे। उनके अलावा पुलिस प्रशासन की तरफ से भी ज्वाइंट सीपी मौजूद थे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। वायनाड के लोगों को नहीं मिला केंद्र से वित्तीय सहयोग, सरकार बताए वायनाड के लिए क्या है कार्य योजना, प्रियंका गांधी का बयान। जी हां दोस्तों, कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि उनके संसदीय क्षेत्र वायनाड को केंद्र सरकार से वित्तीय सहयोग नहीं मिला है। उन्होंने संसद परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में ये भी कहा कि सरकार को बताना चाहिए कि वायनाड को लेकर क्या कार्य योजना है। वायनाड में इस साल जुलाई में भूस्खलन के कारण भारी तबाही हुई थी, जिसमें कई लोगों की जान चली गई थी। ये
पूछे जाने पर क्या उन्होंने वायनाड के लिए अतिरिक्त आवंटन की मांग की है, प्रियंका गांधी ने कहा कि अतिरिक्त धन की बात नहीं है, वायनाड के लोगों को केंद्र से वित्तीय सहायता ही नहीं मिली है, उन्हें बहुत कम सहयोग मिला है। उनका कहना है, मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि सरकार की वायनाड के लिए क्या कार्य योजना है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अर्थव्यवस्था का बुरा हाल, जनता बेहाल, देश को नई सोच और कारोबार के लिए न्यू डील की जरूरत, राहुल गांधी का बयान। जी दोस्तों, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर में गिरावट का हवाला देते हुए सोमवार को आरोप लगाया कि अर्थव्यवस्था का बुरा हाल है और जनता बेहाल है। साथ ही उन्होंने कहा कि बिना वक्त गवाए एक नई सोच और कारोबार के लिए न्यू डील की जरूरत है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक चालू वित्त वर्ष की जुलाई सितंबर तिमाही में जीडीपी की वृद्धि दर 5.4% रही, जो करीब 2 साल में सबसे निचला स्तर है। इसी को लेकर राहुल गांधी ने सोमवार को अपने व्हाट्सएप चैनल पर पोस्ट में कहा, अर्थव्यवस्था का बुरा हाल, जनता का हाल बेहाल। इस स्थिति में सुधार के लिए बिना समय गंवाए एक नई सोच और कारोबारों के लिए नई डील की जरूरत है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी जा सकते हैं संभल, पीड़ित परिवारों से करेंगे मुलाकात। जी दोस्तों, उत्तर प्रदेश के संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा के बाद अब हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। संभल हिंसा में 4 लोगों की मौत और कई लोग घायल हुए थे। इस बीच खबर है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी संभल जा सकते हैं। राहुल यहां पहुंचकर पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेंगे। इससे पहले कांग्रेस डेलीगेशन लगातार संभल जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पुलिस की सख्ती के कारण नहीं जा सका। लोकसभा में भी संभल मामले पर विपक्ष ने सरकार पर हमला बोला है। अखिलेश यादव ने संसद में कहा कि संभल हिंसा के लिए याचिका दायर करने वालों के साथ साथ स्थानीय प्रशासन भी जिम्मेदार है। जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की जानी चाहिए, उन्हें निलंबित किया जाना चाहिए। पुलिस प्रशासन ने संभल का माहौल बिगाड़ा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। एसकेएम ने जेपीसी जांच की विपक्ष की मांग के समर्थन में दी चेतावनी, कहा 4 दिसंबर को करेंगे प्रदर्शन। जी दोस्तों, संयुक्त किसान मोर्चा ने अडानी मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा और व्यापारिक समूह पर लगे आरोपों की संयुक्त संसदीय समिति से जांच कराने की विपक्ष की मांग के समर्थन में प्रदर्शन करने की धमकी दी। किसानों के कई संगठनों के संयुक्त संगठन एसकेएम ने एक बयान जारी कर कहा कि उत्तर प्रदेश में बिजली क्षेत्र का निजीकरण करने के प्रस्ताव के खिलाफ 4 दिसंबर को प्रदर्शन किया जाएगा। एसकेएम ने केंद्र की एनडीए सरकार पर उद्योगपति गौतम अडानी को बेचने का आरोप लगाया। अमेरिका की एक अदालत में अडानी और उनके समूह पर रिश्वतखोरी का आरोप लगाया है। एसकेएम ने कहा कि अमेरिका में अडानी समूह के खिलाफ दर्ज किया गया मामला एसकेएम की इस मांग का पूरी तरह समर्थन करता है कि बिजली क्षेत्र का निजीकरण नहीं किया जाना चाहिए और प्रीपेड स्मार्ट मीटर लागू करने से लोगों का भारी शोषण होगा। बयान में कहा गया कि एनडीए सरकार ने 9 दिसंबर 2021 को एसकेएम के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे और एसकेएम से परामर्श किए बिना बिजली संशोधन विधेयक 2020 पर कोई भी फैसला न लिए जाने का आश्वासन दिया था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। स्वास्थ्य अधिकारी भर्ती परीक्षा रद्द, तेजस्वी यादव बोले सत्ता संरक्षित पेपर लीक माफिया ने फिर किया कारनामा। जी दोस्तों, बिहार में राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा रविवार को आयोजित सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी की परीक्षा प्रश्न पत्र लीक की आशंका को लेकर रद्द करनी पड़ी। वहीं पुलिस ने इस मामले में 37 लोगों को गिरफ्तार भी किया। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने इस पर तंज कसते हुए कहा कि सत्ता संरक्षित पेपर लीक माफिया ने फिर बड़ा कारनामा किया है। कल सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी की हुई ऑनलाइन परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने के बाद इसे रद्द करना पड़ा। बिहार में कोई भी ऐसी परीक्षा नहीं हो रही जिसमें बीजेपी जेडीयू की घालमेल वाली सत्ता प्रायोजित धांधली नहीं हो रही। इसी के साथ उन्होंने आगे लिखा कि गड़बड़ी सबके सामने आ गई है तो मजबूरी में यह सरकार उसे रद्द करती है, अन्यथा परीक्षा को साफ सुथरा करार दे। परीक्षा माफिया से हुई कमाई का बंदरबाट कर लिया जाता है। क्या यह सत्य नहीं है कि सभी परीक्षाओं के पेपर लीक माफियाओं के कर्ता धर्ता प्रदेश के मुखिया के गृह जिले से ही संबंध रखते हैं? जब तक नीतीश भाजपा सरकार है कोई भी परीक्षा कदाचार मुक्त हो ही नहीं सकती है, क्योंकि परीक्षा माफिया के सदस्य हर बार सरकार के ही करीबी निकलते हैं। क्या आपने कभी मुख्यमंत्री को किसी भी पेपर लीक पर बोलते सुना है? पेपर लीक सह परीक्षा माफिया पर उनकी चुप्पी में ही लीक का रहस्य छुपा है। यह संयोग तो नहीं हो सकता है कि सभी परीक्षाओं एवं पेपर लीक के तार हमेशा एक विशेष जिले से ही जुड़े रहते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। क्या मंदिर पर भी ये करने की हिम्मत? वक्फ विधेयक के खिलाफ खुलकर मोदी सरकार के खिलाफ आई ममता बनर्जी। जी हाँ दोस्तों,
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वक्फ विधेयक के मुद्दे पर खुलकर केंद्र सरकार के खिलाफ आ गई हैं। बंगाल विधानसभा में सोमवार को संबोधित करते हुए उन्होंने भाजपा के नेतृत्व वाले केंद्र पर विधेयक के जरिए मुस्लिमों को निशाना बनाने का आरोप लगाया। उन्होंने इस संशोधन विधेयक के पास होने पर भी शंका जताई। ममता बनर्जी ने वक्फ विधेयक पर पेश हुए प्रस्ताव पर बहस के दौरान कहा कि केंद्र सरकार ने इस मुद्दे पर राज्य सरकारों को नजरअंदाज किया। उन्होंने कहा कि केंद्र ने उनसे वक्फ विधेयक पर चर्चा नहीं की। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ने विधेयक पर चर्चा के लिए बनाई गई संयुक्त संसदीय समिति की बैठक में विपक्षी सांसदों को चुप कराए जाने के मसले पर भाजपा की आलोचना की। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। असली मणिपुर फाइलें कब पढ़ेंगे? पीएम मोदी ने देखी द साबरमती रिपोर्ट फिल्म तो प्रियंक खड़गे ने कसा तंज। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटक के मंत्री प्रियंक खड़गे ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कश्मीर फाइल्स और साबरमती रिपोर्ट जैसी फिल्मों को देखने, उनकी सराहना करने, उनकी समीक्षा करने और उनका प्रचार करने पर तंज कसा। खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के पास संसद चलाने, अर्थव्यवस्था की स्थिति को समझाने, बेरोजगारी के मुद्दे को संबोधित करने या मणिपुर का दौरा करने का समय नहीं है। तो दोस्तों आपको एक लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा।